राजस्थान की मिट्टी में ना एक कहानी दफन है, सदियों पुरानी कहानी। एक ऐसी कहानी जो अदम्य साहस और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की है। चलिए आज उसी कहानी को जानते हैं। 700 साल। सोचकर देखिए, 700 से भी ज्यादा साल। मेवाड़ में एक ही राजवंश, एक ही खानदान इतने लंबे समय तक अपनी जमीन पर टिका रहा। ये बात उन्हें दुनिया के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजवंशों में से एक बना देती है। और ये राजवंश था मेवाड़ का गुहिल राजवंश। और यहीं से, इसी राजवंश से शुरू होती है एक जबरदस्त दास्तां। बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों के खिलाफ इनके सदियों लंबे संघर्ष की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी इतने सालों बाद भी प्रेरणा देती है। अच्छा, तो इस पूरे प्रतिरोध का, इस पूरे संघर्ष का दिल कहाँ था? वो था चित्तौड़ का महान किला। सोचिए, एक ऐसा किला, एक ऐसा प्रतीक जिस पर इतने हमले हुए, इतनी घेराबंदियां हुईं, लेकिन उसकी आत्मा को, उसके जज्बे को कोई कभी नहीं तोड़ सका। देखिए, चित्तौड़ की कहानी को समझने से पहले ना दो शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है, जौहर और साका। जौहर, ये वो पल था जब किले की महिलाएं दुश्मन के हाथों अपमानित होने के बजाय अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को आग को सौंप देती थी। और साका, जब पुरुषों को पता होता था कि अब हार निश्चित है, तो वो केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोल देते थे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते थे। और 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को घेरा, तो किले ने इन दोनों भयानक सच्चाइयों को अपनी आंखों से देखा। ये था चित्तौड़ का पहला महान साका। और ये कोई कहानी का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। हार तो हुई, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। कुछ ही साल बाद हम्मीर सिसोदिया ने किले पर फिर से कब्जा कर लिया। मतलब, ये दिखाता है कि उस राज्य में उन लोगों में जीने की, लड़ने की कितनी जबरदस्त इच्छा थी। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वक्त आ गया है 15वीं और 16वीं सदी का। ये वो दौर था जब मेवाड़ ने ऐसे ऐसे महान शासकों को जन्म दिया जिन्होंने उस वक्त के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुगल साम्राज्य को सीधी टक्कर दी। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराणा कुंभा की। देखिए, कुंभा सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे। एक शानदार निर्माता, एक कला के पारखी। एक तरफ उन्होंने मेवाड़ को सुरक्षित करने के लिए 32 किले बनवा दिए, तो दूसरी तरफ चित्तौड़ का वो मशहूर विजय स्तंभ बनवाया। मतलब, वो लड़ना भी जानते थे और बनाना भी। अब आते हैं महाराणा सांगा पर। एक ऐसा योद्धा जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके जिस्म पर 80 घाव थे। सोचिए, तलवार और भालों के 80 निशान। वो उस दौर के शायद सबसे बड़े योद्धा थे। और उनकी सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने उस वक्त के सभी राजपूत राज्यों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर लिया था। और इसी एकता का नतीजा था 1527 का खानवा का युद्ध। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। महाराणा सांगा के नेतृत्व में पूरा राजपूत संघ पहले मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ खड़ा था। इस एक लड़ाई ने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख मोड़कर रख दिया। और फिर एक ऐसा नाम आता है जो आज भी अटूट हिम्मत और प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक है, महाराणा प्रताप। उन्होंने सम्राट अकबर जैसे शक्तिशाली शासक के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। सिंहासन छोड़ा, महल छोड़े और अपनी आज़ादी के लिए अरावली की पहाड़ियों से जीवन भर लड़ते रहे। वो सिर्फ एक राजा नहीं, एक विचार बन गए। लेकिन रुकिए, ये जो प्रतिरोध की आग थी ना, ये सिर्फ मेवाड़ में नहीं जल रही थी। ठीक उसी वक्त पास के ही राज्य मारवाड़ में, रेगिस्तान की उस धरती पर एक और ऐसी ही कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी है राव चंद्रसेन की। वो महाराणा प्रताप के ही जमाने के थे। और कमाल की बात देखिए, दोनों की कहानी कितनी मिलती जुलती है। दोनों ने एक ही दुश्मन यानी अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दोनों ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन जहां प्रताप एक राष्ट्रीय नायक बन गए, वहीं राव चंद्रसेन को इतिहास ने जैसे भुला ही दिया। उन्हें अक्सर मारवाड़ का भूला हुआ राजा भी कहा जाता है। मारवाड़ में ये सिलसिला यही नहीं रुका। दशकों बाद एक और नायक सामने आए, दुर्गादास राठौड़। उन्होंने मारवाड़ के असली वारिस को उसका हक दिलाने के लिए सम्राट औरंगजेब से लोहा लिया। और ये लड़ाई 1-2 साल नहीं, पूरे 30 साल चली। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष सिर्फ वफादारी और न्याय के लिए। तो सदियों तक ये संघर्ष चलता रहा। दुश्मन बदलते रहे, लेकिन लड़ने का वो जज्बा, क्या वो भी बदला? यही सवाल हमें एक नए दौर की तरफ ले जाता है। राजाओं और साम्राज्यों के दौर से निकलकर
अब हम आ पहुंचे हैं आधुनिक भारत में। वक्त है 20वीं सदी का। अब लड़ाई का मैदान बदल चुका था। अब तलवारों और किलों की जंग नहीं थी। अब लड़ाई थी अपने ही राज्य के भीतर हो रहे अन्याय के खिलाफ, अपने नागरिक अधिकारों के लिए। ये एक नई तरह की लड़ाई थी और इस नई लड़ाई के लिए लोग धीरे धीरे एकजुट हो रहे थे। 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा बनी। फिर 1931 में जयनारायण व्यास ने युवाओं को जगाने के लिए मारवाड़ यूथ लीग बनाई और 1942 आते आते मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में ये आवाज एक बड़े आंदोलन में बदल गई। और इसी आंदोलन से एक नया नायक उभरा, बाल मुकुंद बिस्सा। उन्होंने उसी सदियों पुरानी प्रतिरोध की विरासत को एक नया रूप दिया। उनका हथियार तलवार नहीं बल्कि सत्याग्रह था, और उन्होंने इस हथियार का इस्तेमाल किया रियासत की जेलों में हो रहे भयंकर अत्याचारों और नाइंसाफी के खिलाफ। 19 जून 1942 बाल मुकुंद बिस्सा ने भूख हड़ताल करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। वो एक नई तरह की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। उनका ये बलिदान इस बात का सबूत था कि जमाना बदल गया था, हथियार बदल गए थे, लेकिन बलिदान की वो परंपरा, वो जज्बा, वो अब भी जिंदा था। तो इन सारी कहानियों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या दिखता है? प्राचीन किलों की दीवारों से लेकर आधुनिक भारत की जेलों तक एक ही धागा है जो सब कुछ पिरोता है। वो धागा है प्रतिरोध का। चित्तौड़ के जौहर से लेकर एक स्वतंत्रता सेनानी की भूख हड़ताल तक, ये कहानी एक ही है जो 1000 साल से दोहराई जा रही है। और कहानी ये है कि कितनी भी बड़ी और जालिम ताकत सामने क्यों ना हो, आज़ादी के लिए लड़ने का जज्बा कभी नहीं मरता। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए ही है। बलिदानों से लिखा गया ये पूरा इतिहास, ये हमें आज इस दौर में आज़ादी की असली कीमत के बारे में क्या सिखाता है? सोचने वाली बात है।